दोस्तों, आज हम कोणार्क के ट्रिप पर हैं और रास्ते में देवी जी का बहुत सुंदर मंदिर मिला है। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना दिन की शुरुआत मंदिर में दर्शन करके की जाए। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी ले चलते हैं, देवी जी के दर्शन कराते हैं। मंदिर बहुत प्राचीन है, आस्थावान लोगों की कमी नहीं है, देख सकते हैं। सामने ही देवी जी का, हनुमान जी का, देवी जी का मूर्ति लग रहा है। देवी जी का मंदिर काफी प्राचीन है और बहुत सारे लोगों की आस्था है। बहुत सारे लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। दस महादेव जी की भी मूर्तियाँ स्थापित है यहाँ पर। सभी लोग दर्शन पूजन अर्चना करते हैं, यथासंभव दान आदि करते हैं। मंदिर में प्रसाद की भी सुविधा है। देवी जी के दर्शन से शुरुआत करते हैं दिन की अपनी। चंडी देवी है, दर्शन करने के लिए आए हुए थे। पार्किंग स्थल में ही एक नारियल की दुकान थी, तो सोचा क्यों ना यहाँ का जो नारियल है उसका भी इंजॉय किया जाए। इस समय हम उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल आए हुए हैं। सन टेम्पल बहुत ही प्राचीन इमारत है। लगभग 1250 सन में बनी हुई है इमारत। आज भी एक नमूना है और इसकी खूबसूरती और इसके बनावट को देखते हुए इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा। और उड़ीसा की सभी इमारतों में से केवल कोणार्क का सूर्य टेम्पल ही है जिसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है। चलिए चलते हैं और देखते हैं इसकी खूबसूरती को। निर्ले ही समय मिलता है, निकल पाता है इस प्रकार की यात्राओं के लिए। संयोग से हमें भी समय मिला और आए हुए इस विश्व धरोहर को देखने के लिए सन टेम्पल कोणार्क। बने रहिए हमारे साथ। हम इसकी जो विशेष जानकारियाँ हैं वो जरूर आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इस समय हम आए हुए हैं सन टेम्पल कोणार्क और ये टिकट काउंटर है। आज संयोग से विश्व वुमेन्स डे है, विश्व महिला दिवस। इस वजह से टिकट फ्री है। आप देख सकते हैं पर्यटकों का तांता लगा हुआ है यहाँ पर। विश्व भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं क्योंकि सन टेम्पल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। तो चलिए, ऐसे मौके पर आए हुए हैं जबकि टिकट भी फ्री है। वैसे टिकट का कास्ट जो ज़्यादा नहीं होता, 40 रुपये के लगभग होता है, लेकिन उसकी भी आज बचत हो पा रही है। यहाँ शिवरात्रि भी है, पवित्र दिन। ये सामने यहाँ देख सकते हैं 190 फीट ऊंचा सन टेम्पल है जो एक रथ के आकार का बना हुआ है। चलिए पास से आपको दिखाते हैं चल कर। मुख्य मंदिर में इंटर करना मना है इस समय क्योंकि अंदर कोई विग्रह नहीं है। इनके विग्रह को उठा करके और वहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। जगन्नाथ टेम्पल में विग्रह स्थापित है। तो ये एंट्री गेट है। एंट्री का इसको मान के चले, यहाँ से सीढ़ी चढ़ करके पहले वापस आते हैं, फिर उतरते हैं। इसके बाद फिर मंदिर की तरफ जाते हैं। आप देख सकते हैं दूसरी ओर एक विशाल वृक्ष भी है और यहाँ से मंदिर आप साफ देख सकते हैं। लगभग 220 फीट ऊंचा मंदिर है ये और अंदर विग्रह नहीं है, इस वजह से अंदर जाना भी मना कर दिया गया है। तो चलिए इसके चारों ओर घूमते हैं और मंदिर को पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस समय हम कोणार्क के सूर्य मंदिर के पास हैं और देख सकते हैं यहाँ पे कितने चक्र लगे हुए हैं। पहला चक्र, सामने दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा चक्र है। इसके बाद फिर इसके ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं, लेकिन ऊपर क्योंकि बंद है मंदिर, इस वजह से ऊपर नहीं जाते हैं।
यहाँ पर आपको 5वां चक्र, 6वां चक्र, 7वां चक्र, 8वां चक्र और 9वां चक्र, 9 चक्र दिखते हैं। 9 चक्र खत्म होने के बाद फिर से आप देख सकते हैं 10वां चक्र, 11वां चक्र और 12वां चक्र। इस तरीके से टोटल 12 चक्र हैं एक तरफ और 12 चक्र है दूसरी तरफ। 24 चक्र बने हुए हैं और ये चक्र ही कोणार्क मंदिर की निशानी है। इसी को देख के कोई कई जगह सिर्फ चक्र की स्थापना की गई है। इसके पास में ही एक और अवशेष कुछ देखने को मिल रहे हैं प्राचीन बिल्डिंग के। ये जो परिसर है सन टेम्पल का बहुत बड़ी एरिया में और गार्डन को बहुत सुंदर हरा भरा रखा गया है। उड़ीसा में बरसात भी होती रहती है, बेमौसम बरसात होती रहती है। इसी वजह से यहाँ पर धान की फसलें वर्ष में लगभग 3 बार उगाई जाती हैं। ये बैक व्यू है टेम्पल का, पीछे की तरफ से इस तरीके से दिखता है सन टेम्पल। 12 चक्र एक और 12 चक्र दूसरी ओर जो रथ के पहिए की तरह प्रतीत होते हैं और रथनुमा पूरा मंदिर बना हुआ है। कुछ और अन्य खंडहर भी दिखते हैं यहाँ पर। 1150 वर्ष पुराना है टेम्पल, आज भी सजीव लगता है इसकी चित्रकारी देखकर। और इसी वजह से, इसी खूबसूरती की वजह से और इसी ऐतिहासिकता और प्राचीनता की वजह से इस बिल्डिंग को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। यदि कभी मौका मिले आपको कोणार्क का सन टेम्पल जरूर आए। बहुत पहले मैंने इतिहास में पढ़ रखा था भारत में एक सन टेम्पल है। संयोग से यहाँ पर आने का मौका मिला और काफ़ी अच्छा लगा। ऐतिहासिक इमारतों को देखने का एक अपना अलग ही आनंद होता है। हमारे साथ हमारी पत्नी प्रीति तिवारी भी आई हुई है। चलते हैं, यात्रा हमारी यहीं पर संपन्न होती है और निकलते हैं हम अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। धन्यवाद। टेम्पल के पास ही एक नवग्रह मंदिर भी स्थापित है। मान्यता है बहुत सारे दर्शनी लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं मंदिर के अंदर। पास में कुछ प्रसाद की दुकानें भी हैं और यहाँ पर देख सकते हैं केले, छोटे छोटे केले होते हैं यहाँ पर, बहुत बिकते हैं। कई सारी दुकानों में देखा हमने बिकते हुए केले। तो अब मेरी यहाँ से यात्रा समाप्त होती है। धन्यवाद। दोस्तों, इस समय हम आए हुए हैं उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास स्थित धौलागिरी स्तूप, जिसको शांति स्तूप कहते हैं। और इस स्तूप का निर्माण 1970 में हुआ था, जिसका निर्माण एक जापानी बौद्ध भिक्षु ने करवाया था। इस स्थान का बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है। बताया जाता है कि 270 ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग 2670 साल पहले एक सम्राट अशोक रहा करते थे। उनका कलिंग के एक राजा के बीच भीषण युद्ध हुआ था और उस युद्ध में ये हालत हुई थी। इस स्तूप के इस पहाड़ी के नीचे एक नदी बहती जिसका दया नदी नाम, पूरी नदी का पानी लाल हो गया था।
लाखों की संख्या में सैनिक मर गए थे और उस घटना ने सम्राट अशोक को इतना द्रवित कर दिया था कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था, अहिंसा का मार्ग अपना लिया था। इससे पहले भी यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर पाए गए थे, उसी में से नवनिर्माण हुआ है जो बहुत पुराना तो नहीं है। तो चलिए हम इसके अंदर चल करके और स्टडी करते हैं, जो भी जानकारी मिलती है वो हम आपसे शेयर करते हैं। पहाड़ी के चोटी पर बना हुआ है ये स्थान और लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं प्रतिवर्ष। यहाँ पर कई सारे अशोक के ज़माने के लिखवाए हुए शिलालेख रखे हुए हैं, उन शिलालेख को भी देखते हैं। ये दया नदी नीचे बहती है, इसमें पुल बना हुआ है, अभी अर्धनिर्मित है। इसी दया नदी का रक्त लाल हो गया था जब कलिंग का युद्ध हुआ था। इस पूरे परिक्षेत्र को जो ये दिखाई पड़ रहा है चारों ओर, इस समय तो आधुनिक शहर बस गया है, लेकिन बहुत समय पहले यहीं पर कलिंग का युद्ध हुआ था, जो हजारों वर्ष पहले की बात है। इस स्तूप के मुख्य गेट पर 2 सिंह विराजमान हैं और एंट्री करते ही सबसे पहले एक महात्मा बुद्ध की बहुत ही शांति वाली प्रतिमा लगी हुई है। इसके बाद चारों ओर चलते हैं तो कई सारे स्ट्रक्चर और चित्रांकन मिलता है। ये आधुनिक है। ये लेटी हुई प्रतिमा भी महात्मा बुद्ध की एक दिखाई गई है यहाँ पर। ये दूर तक का परिक्षेत्र है जो पहाड़ी के पास चारों ओर स्थित है। हरियाली भरा क्षेत्र देखने को मिलता है। इस हरियाली वाले जंगलों में सबसे ज़्यादा काजू के और बादाम के पौधे देखने को मिलते हैं। इस स्तूप के चारों ओर का जो नेचुरल दृश्य है बहुत ही सुंदर है, हरियाली भरा है और धुंध की वजह से क्लियर नहीं हो रहा है। स्तूप काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और इसका जो बेस है नीचे और ऊपर की ऊंचाई है यही लगभग 150 फीट की लगभग है। और ऊपर छतरियां बनाई गई हैं वाइट कलर की और चक्र लगा हुआ है, समय चक्र। 8 या 10 सिंह इनके चारों ओर स्थापित किए गए हैं, सुनहले कलर से जो रंगे गए हैं। इसके पीछे भी कुछ पुराने स्ट्रक्चर हैं, उनको भी देखने चलेंगे। बताते हैं इस स्तूप से पहले भी यहाँ पर कई बार निर्माण हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे करके समय ज़्यादा होने पर और मेंटेनेंस के अभाव में वो नष्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार पर्यटकों की भीड़ रहती है। भीड़ को देख करके ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना सारा यहाँ पर व्यक्ति आता रहता है। दोस्तों, उड़ीसा में काजू के बहुत पौधे हैं, बहुत ज़्यादा पौधे हैं और इंडिया का पैदा होने वाला कुल काजू का लगभग 1/3 सिर्फ उड़ीसा राज्य में पैदा होता है। यहाँ पर जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छा नहीं होता, मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं होती। लेकिन इस समय देख सकते हैं आप पौधे में ब्लूमिंग सीजन है, लेकिन छोटे छोटे काजू लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं 8 जगह जाने का और ये काजू छोटे छोटे देख सकते होंगे लगे हुए हैं। अभी ये जब मई या जून में इसकी वो हार्वेस्टिंग होती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में काजू प्रोड्यूस किया जाता है। जितना भी कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में लगातार आपको हज़ारों वर्ग किलोमीटर तक सिर्फ काजू के पौधे ही देखने को मिलते हैं। तो देख सकते हैं आप कितने छोटे छोटे काजू लगे हुए हैं। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं
भुवनेश्वर स्थित नंदनकानन नेशनल अभयारण्य। तो थोड़ी देर में हम लोग, आज भीड़ ज़्यादा है क्योंकि आज फेस्टिवल सीजन है। चारों ओर दुकानें हैं खूब सारी और सामने देख सकते हैं नंदनकानन नेशनल पार्क। तो चलते हैं थोड़ी ही देर में हम अंदर। और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी लगाया गया है हैप्पी वुमेंस डे का, तो इस पर कुछ फोटोग्राफी भी करेंगे। में हम नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क के अंदर पहुँच चुके हैं और अंदर एंट्री लेने के बाद फिर हम अंदर से बस पकड़ेंगे। बहुत सुंदर फवारा वारा लगाया गया है अंदर। ये एंट्री है, वेलकम टू नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क लिखा हुआ है। इसके अंदर से हम लोग एंट्री करेंगे। इसके बाद फिर अंदर दूसरी गाड़ी लेंगे जो जंगल में खुला शेर दिखाएगा। अंदर पहुंचते ही बड़े शानदार नज़ारा दिखता है। इस प्रकार के जू शायद ही कभी देखने को मिलेगा आपको। तो काफ़ी अंदर अच्छा बनाया गया है। भुवनेश्वर स्थित ये है नंदनकानन नेशनल पार्क, बहुत फेमस है। पहले भी हमने यहाँ पे विजिट की है और चलते हैं। बाद दोबारा नंबर मौका मिला है, दोबारा चलते हैं। लगभग 2 घंटे का टाइम यहाँ पर लगता है। देख सकते हैं बहुत सुंदर फव्वारा चल रहा है। देख सकते हैं आप, प्रीति तिवारी भी आई हुई है और यहाँ पर विजिट कर रही हैं वो जू की। बड़ा सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। अब इसके बाद हम अंदर एंट्री करेंगे, बहुत सुंदर है। जू के अंदर ये बैटरी ऑपरेटेड टैक्सी चलती है जो आपको एक गेट पार करके दूसरे गेट तक पहुंचाती है, जहां पर बसेज मिलती हैं, जाली वाली बसेज। फिर उस बसेज में बैठ करके फिर आगे की ट्रैवल फिर से करना पड़ता है। चूँकि टाइम ज़्यादा हो चुका है आने में हमको, इस वजह से ऐसा महसूस होता है कि शायद सफारी ना मिले आज। ये भी ट्राई कर रहे हैं। ये सफारी का टिकट विंडो है। पहले एक अंदर एंट्री का टिकट लेना पड़ता है 50 रुपीज़ का, बाद में फिर सफारी का टिकट लेना पड़ता है यहाँ पर 100 और 80 रुपीज़ का पर हेड। बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी से हम लोग सफारी की ओर बढ़ रहे हैं। अंदर गेट कुछ दूर पर गेट चेंज होगा और दूसरा गेट आता है यहाँ पर। देख सकते हैं आप, हमारी ऑटो में बैठ चुके हैं हम और प्रीति तिवारी जी। बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी में बैठे हुए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं जंगल सफारी के अंदर। एंट्री करेंगे, एक वहाँ से बस मिलेगी हम लोगों को और बस लेकर के जाएगी। चिड़ियाघर तो बहुत बार देखा है हमने, लेकिन खुली जंगल सफारी देखने का अपना अलग ही एक मज़ा होता है जो आज मिलने वाला है। ये हर जगह सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। ज़्यादातर जू होते हैं जो पिंजरे में जीव जंतु बंद होते हैं और उनको हम लोग देखते हैं। उस तरीके का नज़ारा शायद यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर सफारी का मतलब होता है जंगल खुले होंगे, जीव जंतु सब जंगल में, और उनको देखेंगे हम लोग खुद बंद होंगे जाली के अंदर। ऐसा नज़ारा होगा। अब हम सफारी एरिया में पहुँच चुके हैं। वेलकम टू नंदनकानन सफारी, टाइगर, लायन, स्लोथ, बियर एंड हर्बीवोर, ऐसा मेंशन है ऊपर बोर्ड में। और हम लोग पहुंच चुके हैं अंदर। सफारी टिकट काउंटर भी है यहाँ पर, लेकिन हमने पहले से टिकट ले रखी थी। पॉइंट है, यहाँ से सरिया का एक दरवाज़ा होता है, उसको खोल दिया जाता है। उसके बाद फिर अंदर जाते हैं। अभी थोड़ी देर में बस हमारी निकलने वाली है। देख सकते हैं बस है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। गेट खुल गया। जब गेट खुल जाएंगे दोनों तो बस निकल जाएगी, फिर गेट बंद कर दिया जाता है बाद में। अब हम लोग जंगल के रास्ते में एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पर सभी जानवर अब खुले ही देखने को मिलेंगे। चीतल जंगल में खुले टहलते हैं,
सभी जीव फूल टहलते हैं इसके सफारी के अंदर, और हम लोग सब बस में रहते हैं अंदर। जंगल के अंदर खूब सारे जीव अंदर बैठे हुए हैं। खूब चीतल है अंदर, शेर भी मिलेंगे। ये देख सकते हैं पूरा झुंड का झुंड टहल रहा है पूरा। अब हम लायन सफारी में एंट्री करने वाले हैं। সিট করো, জেলিফিশ চলে আসবে এক্ষুনি। গেট ওপেন হয়ে যাবে, সব চারিদিকে লায়নই লায়ন। সিংহ সিংহ যাচ্ছে, ওকে দেখা, ওকে দেখা, ওকে যাচ্ছে। দেখো মা, এখান থেকে দেখাও, একটা ছেলেকে দেখাও। একটা লায়ন, একটা লায়ন, একটা লায়ন, না দুটোই লায়ন, না না লায়ন দুটোই লায়ন। दो शेर हैं। ডাকো ডাকো ডাকো, আয় আয় আয়, শিগগিরি আয়, তোকে নিয়ে যাব। ওরে বাপরে, বাঘ না দেখতে পেয়ে লায়ন তো দেখতে পেয়েছি। আগেরবারও লায়ন দেখেছিলাম। গাড়িটাকে একটু এগোতে বলো না। ডাকছে ডাকছে ডাকছে, ডাকতে কিন্তু বসে পড়লো, আয় শুয়ে পড়লো। গাড়িটাকে একটু এগোতে বলো না। গাড়িটাকে একটু এগিয়ে বল। अब हम लोग इंटर करने वाले हैं बियर सफारी में। बियर सफारी जहाँ पर भालू खुले टहलते मिलेंगे आपको अंदर। तो चलते हैं, अभी इंटर करते हैं बियर सफारी के अंदर। सभी सफारी के अंदर जाने का एक ही सिस्टम है कि जालीदार एक दरवाजा खोला जाता है, उसके अंदर बस जाती है। फिर लायन सफारी का बोर्ड भी लगा हुआ है और इधर बियर सफारी का बोर्ड लगा हुआ है। हम लोग बियर सफारी के अंदर इंटर करेंगे। बियर बैठा हुआ है। রবিবার ফিরে বেড়াতে এসছি। বলেছিলাম, ওই জন্য বলছি। হ্যাঁ, আমি বলে দিচ্ছি, বলে দিচ্ছি। দাঁড়া দাঁড়া, কালকে সকালেই দেখছি। जंगल में बियर भी दिख रहे हैं, दो बियर दिख चुके हैं। বড় একটা হরিণ আসছে, ওই দেখ। 12 सिंगे भी हैं इसमें। আলাদা ধরনের, ওই হরিণটা আলাদা ধরনের। সম্বর কোনটা? গ্যাজেল। चीतल और सांभर हैं इसमें। হরিণ 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 হরিণ, ডিয়ার ডিয়ার ডিয়ার, ওইগুলো কৃষ্ণ সার, কালো হরিণ। ওই যে কোনটা? ওই যে ওই যে আর এই সম্বর কোনগুলো বলতো? সম্বর
হ্যাঁ আছে जंगल में खूब सारे जीव खुले टहल रहे हैं। পড়ে যাবি जैसे विचरण करते हैं जब जानवर तो बहुत सुंदर होते हैं, लगते हैं वो। देख सकते हैं चीतल कैसे घास खा रहा है, ये देख सकते हैं आप। এই দেখো দেখেছিস বাবু এর মাথায় ময়ূরগুলো কত ছোট এই তো ওই দেখো ময়ূরের আছে ওই তো ময়ূরটা একটু ওই বাবা পুরো ঝাঁক একটা ওখানে পুরো ঝাঁকে হরিণ দাঁড়িয়ে আছে ওইখানে এই দেখো তুমি না টেস্ট করো প্রচুর হরিণ আছে এখানে পুরো ঝাঁক ছিল এটা এখানে কত হরিণ দাঁড়িয়ে আছে বসে আছে হরিণ হরিণ বাচ্চা হরিণ দেখলে কেমন লাগছে ওই বাবা দেখ জল খাচ্ছে জল দাও ভাই এই দেখো ডিয়ার কত ডিয়ার দেখেছো আরে আরে টেনেই নিয়ে চলে দাদা একটু দাঁড় করান না এখানে অনেক হরিণ ছিল এখানে পুরো ঝাঁক দেখো গিয়েছে দেখো দাদা একটু দাঁড়ান দাও দাদা কন্ট্যাক্ট করার মতো আওয়াজ দিতে হবে ये जंगल सफारी बस है जो हर 2-2 घंटे पे चलती रहती है और जंगल के अंदर जानवरों का दीदार कराती है, खुले जानवरों का। तो अब हमारी आज की इस जंगल सफारी कंप्लीट होती है और अब हम निकलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। धन्यवाद। हेलो इधर ही आके खा भैया सफेद शेर है। लॉन्च इधर ही खाएगा लोग इधर ही आ इसको भी ले चलो कहीं लगेगा नहीं कोना चल चला गया ब्लैक टाइगर। इंडियन टाइगर है, येलो कलर का। काफी बड़ा टाइगर है ये। भागो देख हाँ भागो हुआ ఇది వచ్చింది చూడండి నన్ను కూడా లేట్లేదు అనుకుంటున్నాను बहुत खूंखार जीव है।
ଘର ଯେତିକି ମିଳେ ସେତିକି। हमारी जो की विजिट लगभग खत्म होती है, तो मिलते हैं फिर अगले डेस्टिनेशन में। इधर 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 नंदनकानन पार्क से बाहर निकलते ही एक तालाब मिलता है जिसमें बहुत सारे कमल के फूल भी हैं यहाँ पर। तो इस समय शाम के 5 बजे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से, बड़ी ट्रैफिक से होते हुए हम लोग इस समय भुवनेश्वर में हैं और पहुंच चुके हैं लिंगराज टेम्पल। पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं सामने ही लिंगराज टेम्पल का शिखर दिखाई पड़ रहा है। तो ये यहीं पर हम अभी थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। और भी शिखर हैं और ये जो बहुत बड़ा तालाब दिखाई पड़ रहा है, इसे बिंदु सागर झील कहा जाता है, जो मंदिर से एकदम सटी हुई है। काफ़ी बड़ी झील है और स्वच्छ पानी इसमें भरा रहता है। बरसात का पानी भी इकट्ठा किया जाता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। हम चलते हैं विश्व प्रसिद्ध लिंगराज टेम्पल, जो लगभग 13वीं सदी का बना हुआ मंदिर है और अति प्राचीन है। और चूँकि आज शिवरात्रि का दिन है तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। फिर भी देखते हैं, अगर मौका मिलता है तो ज़रूर दर्शन करेंगे, अदरवाइज़ बाहर से ही हाथ जोड़ करके वापस आ जाएंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं लिंगराज टेम्पल के दर्शन करने की परवाह न करते हुए। शिवरात्रि के दिन इस समय हम भुवनेश्वर में हैं और मंदिर लिंगराज मंदिर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। प्रीति तिवारी भी जा रही हैं अपना, देख सकते हैं। भीड़ देख कर अंदाजा लग रहा होगा कि शायद दर्शन मिलना असंभव हो, लेकिन हम दूर से ही, भले ही हमको माथा टेकना पड़े, लेकिन इस भीषण भीड़ में भी हम आ चुके हैं। कई सारे प्रोग्राम भी, कल्चरल प्रोग्राम भी आयोजित किए गए हैं यहाँ पर और कोणार्क की पहचान चक्र भी यहाँ पर निर्मित है। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक बहुत सुंदर प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर दिख रहा है। लिंगराज परम गुरु एवं रिकॉर्डिंग भी हो रही है और लाइव प्रसारण किया जा रहा है प्रोग्राम का। जल्दी काम आरंभ हो। बड़ा अच्छा सहयोग मिला है कि आज महाशिवरात्रि के दिन हमें लिंगराज टेम्पल में आने का मौका मिला। आप देख सकते हैं शिव की विभिन्न प्रतिमाएं दिखाई जा रही हैं और लाखों श्रद्धालु बैठे हुए हैं यहाँ पर। महाशिवरात्रि प्रोग्राम 2024 मेंशन है यहाँ पर। लिंगराज टेम्पल में अभूतपूर्व सजावट देखने को मिल रही है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं अंदर, मंदिर के अंदर। ईश्वर की महान अनुकंपा से आज हम लिंगराज टेम्पल के समीप पहुंच चुके हैं और दर्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो उनके दूसरे प्रतिरूप को बाहर से ही दर्शन करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं पूरे मंदिर समूह यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे आपको और सुरक्षा व्यवस्था बहुत दुरुस्त है। इस वजह से शायद मौका नहीं मिल पा रहा अंदर आने का। तो चलिए हम यहीं से हाथ जोड़ते हैं ईश्वर का और फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर आएंगे। धन्यवाद। प्रीति तिवारी जी भगवान के नाम का दीप यहीं पर प्रज्वलित करेंगी और अपनी यात्रा को संपूर्ण करेंगे हम। बड़े सौभाग्य से ऐसे समय मिलता है कि महाशिवरात्रि के दिन हम इस समय भुवनेश्वर में हैं और लिंगराज टेम्पल के समीप हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।
दीप जला करके ईश्वर को अपना आने का परिचय देंगे। इस समय जो पास में एक पौधा है लिंगराज टेम्पल के पास, बहुत ही सुंदर सजाया गया है उसको। बिंदु सागर झील के पास ही एरोड्रम है। देख सकते हैं कि झील का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है रात में। चारों ओर जब लाइटें जल जाती हैं और बीच में जो डेल्टा में एक मंदिर बना हुआ है वो भी जब जलता है उसकी लाइट तो बहुत सुंदर वातावरण हो जाता है। और उसकी लाइट जो है आप देख सकते हैं कि जल के अंदर भी दिखाई पड़ रही है। जो लोग मंदिर नहीं पहुंच पाते वो लोग इस बिंदु सागर झील के किनारे ही रंगोली बना करके पूजन अर्चना करते हैं और अपनी श्रद्धानुसार पूजा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो सीखने को मिलती है यहाँ पर आकर के। बहुत सारे लोग अपनी पूजन अर्चना को यहीं झील के किनारे ही भगवान के मंदिर के सामने ही संपन्न कर रहे हैं। स्वीट की शॉप है जहाँ पर फ्रेश आइटम बन रहे हैं। बहुत सुंदर और सफाई से यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है सब। दोस्तों आज हम आए हुए हैं साक्षी गोपाल मंदिर। अंदर फोटोग्राफी करना मना है, इस वजह से बाहर से ही वीडियो बना रहे हैं। बताते हैं कि किदवंतियाँ हैं ये कि अगर आप जगन्नाथपुरी मंदिर आ रहे हैं दर्शन करने और साक्षी गोपाल नहीं आते तो कोई साक्ष्य नहीं रहता कि आप आए हुए हैं मंदिर। इस वजह से जो साक्षी गोपाल हैं ये इस बात के साक्षी होते हैं कि आप जो है जगन्नाथपुरी आए थे। तो इस वजह से यहाँ पर जाना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम भी आए हुए हैं आज यहाँ पर दर्शन करने और चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं और इस भगवान को साक्षी मानते हैं। धन्यवाद। भक्तगण अपनी श्रद्धा को प्रकट कर रहे हैं। बड़े ही अच्छा प्रोग्राम है जो कुछ भक्तगण प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे तो ये उड़िया भाषा के हैं लेकिन भक्ति जो कृष्ण की होती है वो तो बदल नहीं सकती है।